डेटा सेंटर, अंबानी से लेके अदानी तक, एयरटेल से लेके वोडाफोन तक, हर कोई डेटा सेंटर बिजनेस में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। यहाँ तक कि रियल एस्टेट कंपनीज भी अब इस रेस में शामिल हो गए हैं। एंड इट एक्चुअली मेक्स कंप्लीट सेंस। डेटा सेंटर एक ग्रोइंग सेक्टर है। दिसंबर 2023 में इंडिया के डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी 1 गीगावाट थी। दिसंबर 2026 तक ये कैपेसिटी डबल होके 2 गीगावाट की हो जाएगी, यानी 3 साल में दुगना। और रिटर्न्स भी देखें तो डेटा सेंटर बिजनेस में 22 to 28% का रिटर्न है। तो जाहिर है इस फास्ट ग्रोथ और हाई रिटर्न्स वाले सेक्टर में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आया है। स्पेशली टेलीकॉम प्लेयर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को तो इंटरेस्ट हमेशा से था ही। उनके सिनर्जीज और इंटरेस्ट दोनों अलाइन हो रहे थे। पर अब रियल एस्टेट प्लेयर्स भी डेटा सेंटर में स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डीएलएफ, रुस्तम जी, लोढ़ा ग्रुप, माइंडस्पेस रीट, आनंद राज, सब ने लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इस सेक्टर में एंट्री ली है। बट ऑलमोस्ट सबकी स्ट्रैटेजी ना अलग है। तो सवाल ये है कि आखिर रियल एस्टेट प्लेयर्स इस सेक्टर में इंटरेस्टेड क्यों हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं टू एंटर दिस स्पेस। प्लस डेटा सेंटर सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो। ये समझने के लिए हमने आज के वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम डेटा सेंटर्स बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। इससे हमें समझ आएगा कि इंडिया की रियल एस्टेट कंपनीज इस नए बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम समझेंगे कि क्या रियल एस्टेट कंपनीज वाकई डेटा सेंटर बिजनेस में मोड बना के लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं और इसमें उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। यहाँ हम हर सैटरडे सेक्टर या कंपनी डीप डाइव्स करते हैं। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। चलो आज के डीप डाइव को शुरू करते हैं। जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें डेटा सेंटर्स चाहिए ही क्यों, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। देखो, अगर इंटरनेट एक पोस्टमैन है जो आपका मैसेज ले जाता है, तो डेटा सेंटर वो पोस्ट ऑफिस है जहां सारे लेटर्स की सॉर्टिंग होती है ताकि लेटर्स को आगे सही एड्रेस पे भेजा जा सके। तो जब भी हम Amazon पे शॉपिंग करते हैं या YouTube पे वीडियो देखते हैं तो हम किसी ना किसी डेटा सेंटर की मदद से ये कर पा रहे होते हैं। अगर ये डेटा सेंटर्स काम करना बंद कर दें तो हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज रुक जाएंगी। इंडिया की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस करते हैं, अराउंड 20%, बट वर्ल्ड के सिर्फ 3% डेटा सेंटर्स अभी इंडिया में हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया का काफ़ी डेटा इंडिया के बाहर के सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। बट इतने बड़े डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच के पीछे रीज़न क्या है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। 2016 में जाना पड़ेगा जब इंडिया में जियो लॉन्च हुआ था। जियो के आने से इंडिया का इंटरनेट कंजम्पशन पैटर्न ही चेंज हो गया। 2016 के पहले एक इंडिविजुअल का एवरेज डेटा यूजेज पर मंथ 0.27 GB हुआ करता था। 2024 आते आते ये बढ़ के 20.27 GB हो गया है, मतलब लगभग 61% का CAGR। और अब तो नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स भी 39 करोड़ से बढ़ के 97 करोड़ हो गए हैं। ऑन दी अदर हैंड डेटा सेंटर्स बस 20% के CAGR पे ग्रो किए हैं। मतलब जिस स्पीड से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा, उतने स्पीड से हमारे डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। बट ऐसा क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि डेटा सेंटर बिजनेस बिल्ड करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी है। L&T क्लाउड इन्फिनिटी की CEO सीमा अंबस्ता ने कॉस्ट का एक एस्टिमेट दिया। 1 मेगावाट कैपेसिटी को बिल्ड करने में 35 से 60 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। इस बिजनेस में लैंड, पावर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एडवांस्ड कूलिंग कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और हर एक कंपोनेंट में अपने ही चैलेंजेस हैं। डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत लैंड स्पेस लगता है और ये लैंड एक्विजिशन प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसमें 40+ अप्रूवल लग जाते हैं। लैंड के बाद पावर और यूटिलिटीज़ का चैलेंज आता है। डेटा सेंटर्स को 24/7 अनइंटरप्टेड हाई कैपेसिटी पावर सप्लाई चाहिए होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए डेडिकेटेड पावर लाइंस, बैकअप जनरेटर्स और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाते। कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टियर 1 सिटीज़ के बाहर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड है और बैंडविड्थ इनकंसिस्टेंट है। डेटा सेंटर रेडी कैंपसेस में हाई स्पीड, लो लेटेंसी कनेक्टिविटी इंश्योर करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। अनंत राज के CEO अमृत सेरेन के वर्ड्स में
में डेटा सेंटर बिजनेस को एक डिसेंट स्टेज तक पहुंचाने के लिए लगभग 3 से 4 साल लग ही जाते हैं और शायद इसीलिए डेटा सेंटर का डिमांड जिस स्पीड से ग्रो हुआ उस स्पीड से सप्लाई कैचअप नहीं कर पाया। बट अब चीजें बदल रही हैं। इंडिया के डेटा सेंटर स्पेस में 2019 तक 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट किया गया था। 2024 आते आते ये नंबर 60.3 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। मतलब 13,000 करोड़ से बढ़ के 5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो गया है। सेक्टर में काफी पॉलिसी चेंजेस भी हुए हैं जिससे डेटा सेंटर बिजनेस को बूस्ट मिला है। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ने सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन डेटा को लोकल सर्वर में स्टोर करना मैंडेटरी किया है। मतलब अगर मैं आपको गूगल पे से कुछ पे करता हूं तो गूगल को वो डेटा इंडिया के डेटा सेंटर से ही प्रोसेस करना पड़ेगा। वो इंडिया के बाहर के डेटा सेंटर को नहीं यूज कर सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब भी इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखेंगे, इंडिया के ही डेटा सेंटर्स यूज करेंगे। इंडिया के पास बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कॉस्ट एडवांटेज भी है। जहां इंडिया में पर मेगावाट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ 50 to 60 करोड़ है, वहीं यूएस, जर्मनी और इवन चाइना में ये 80 करोड़ तक भी जाता है। ये चार्ट देखो, इंडिया में लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ डेटा सब बाकी कंट्रीज से कम है। इसी कारण से इंडिया के पास ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया के अंदर भी डेटा सेंटर्स इवनली स्प्रेड आउट नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम रैंडमली कहीं पे भी डेटा सेंटर्स नहीं बना सकते। डेटा सेंटर के लोकेशन में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल भी बढ़िया होना चाहिए और लैंडिंग स्टेशंस जो कि अक्रॉस कॉन्टिनेंट डेटा ट्रांसफर करते हैं वो भी पास होने चाहिए। एंड इतने सारे क्राइटेरिया तो अभी कुछ ही सिटीज फुलफिल कर पा रहे हैं। इसीलिए इंडिया के लगभग 1 गीगावाट कैपेसिटी का 90% बस मेजरली 4 सिटीज में है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बैंगलोर। और उसमें भी 54% कैपेसिटी के साथ मुंबई लिस्ट के टॉप पे आता है। सिलेक्ट सिटीज के साथ साथ कुछ सिलेक्ट कंपनीज के पास भी डेटा सेंटर्स की मेजर कैपेसिटी है। टोटल 5 कंपनीज इंडिया के डेटा सेंटर कैपेसिटी का 2/3 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। ये कंपनीज हैं एनटीटी, एसटीटी, सिफी, कंट्रोल-एस और नेक्स्ट्रा। मोस्टली ये सारे ही लेगेसी प्लेयर्स हैं। एक्सेप्ट नेक्स्ट्रा एंड सीटीआरएलएस, मोस्ट डेटा सेंटर ऑपरेटर्स इंडिया के बाहर हैं। नेक्स्ट्रा भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसमें कार्लाइल ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट्रा का 72% रेवेन्यू अभी एयरटेल से ही आता है। सीटीआरएलएस भी एक इंडियन कंपनी है जो कुछ टाइम में आईपीओ भी ला सकती है। एक फन फैक्ट बताता हूं आपको, जब हम नेक्स्ट्रा के वेबसाइट पे गए तो हमें दिखा कि उसका खुद का कनेक्शन सिक्योर नहीं है। एक डेटा सेंटर कंपनी जो सबका डेटा सिक्योर रखने की सर्विस देती है, अगर उसका खुद का कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। ऑल इन ऑल, इंडिया में डेटा सेंटर स्पेस काफी नेसेंट स्टेज पे है और इसमें लोकल प्लेयर्स ने अभी तक अपना डोमिनेंस नहीं एस्टैब्लिश किया है। ऐसे सिनेरियो में अब रियल एस्टेट प्लेयर्स इस सेक्टर में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। बट उनकी इसमें क्या स्ट्रैटेजी है या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखो, डेटा सेंटर बिजनेस में 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 रियल एस्टेट एंड 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लैंड, बिल्डिंग, फिजिकल सर्वर्स जैसे रियल एसेट्स के साथ साथ डेटा सेंटर में इंटरनेट, रैक्स, सर्वर्स वगैरह का भी फिजिकल सेटअप करना पड़ता है। प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग जैसे सर्विसेज एंगेज करने पड़ते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने जितने डेटा सेंटर कंपनीज को एनालाइज किया, हमें समझ आया कि कंपनीज अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से रियल एस्टेट और आईटी एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं। शायद इसीलिए सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग दिख रही है। चलिए कंपनीज की 3 मेन स्ट्रैटेजीज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्ट्रैटेजी 1, लैंड बैंकिंग एंड सेलिंग एट अ प्रीमियम। ये सबसे बेस लेवल वाला स्ट्रैटेजी है। इसमें रियल एस्टेट कंपनी ऐसा लैंड ढूंढती है जो डेटा सेंटर के लिए एकदम परफेक्ट हो और सही अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो इस लैंड को डेटा सेंटर डेवलपर्स को बेच देती है या लीज पे दे देती है। इंडिया में लोढ़ा ग्रुप अभी तक ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती आई है। उन्होंने रिसेंटली अमेजॉन को अराउंड 38 एकड़ का लैंड पार्सल सेल किया है। जब कंपनी का 2021 में आईपीओ आया था तब इस लैंड की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपीस पर एकड़ थी। पर 3.5 इयर्स के बाद जब कंपनी ने अपना ये लैंड एक्चुअल में सेल किया तब वैल्यू 12 करोड़ रुपीस पर एकड़ थी। मतलब 5x अप्रिसिएशन इन 3.5 इयर्स। ये लैंड मुंबई के पास पलावा में है, जहां लोढ़ा ग्रुप के पास अराउंड 4500 एकर्स का लैंड बैंक है। और अब ये लैंड 20 करोड़ पर एकड़ पे भी वैल्यू किया जा सकता है, यानी कि 8x मल्टीप्लायर। एंड लोढ़ा ग्रुप की ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनके सितंबर 2024 के कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट से कोट करता हूं, वर्क इन पलावा फॉर सेटिंग अप फॉर मेकिंग द लोकेशन डेटा सेंटर एक्सेप्टेबल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ओवर 5 years नाउ
and it took us almost 15 months in our due diligence process with one of the world's leading hyperscalers to get approved as a location. हाइपरस्केलर मतलब वो कंपनीज जो बहुत बड़े और स्केलेबल डेटा सेंटर्स बिल्ड करते हैं। यहाँ लोढ़ा ग्रुप Amazon की बात कर रहा है, जिनको उन्होंने लैंड सेल किया था। बट लोढ़ा ग्रुप के डेटा सेंटर एस्पिरेशन सिर्फ लैंड बैंकिंग तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ग्रेजुअली खुद डेटा सेंटर्स बनाकर लीज करने का ऑप्शन भी इवैल्यूएट कर रही है। बट इस स्पेस में उसे माइंडस्पेस रीट कंपटीशन दे सकता है। चलिए माइंडस्पेस के एग्जांपल से इस सेक्टर में एंट्री की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी समझते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, कोल्ड शेल डेवलपमेंट। इस स्ट्रैटेजी में कंपनीज लैंड पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देती है, बट आगे का इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वो डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स को पास ऑन कर देती है। ये स्ट्रैटेजी माइंडस्पेस रीट अभी यूज कर रही है। उन्होंने अपने अक्टूबर 2024 के कॉन कॉल में स्ट्रैटेजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वी आर गिविंग देम अ कोल्ड शेल विच इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर, investing in racks, air conditioning, and everything is done by the client, who is in this case a co-location player who would subsequently give it to many people, or he would give it to a hyperscaler. We are not in the data center business. We are in the business of providing data center space, real estate space for data center operator. तो ये तो हुआ कोल्ड शेल डेवलपमेंट। अब माइंडस्पेस के कॉन कॉल में रमेश नायर ने जो को लोकेशन मॉडल की बात की है, वो भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जो कुछ कंपनीज अडॉप्ट कर रहे हैं। समझते हैं। कोलोकेशन मॉडल में रियल एस्टेट एलिमेंट के साथ साथ कंपनी थोड़ा आईटी एलिमेंट पे भी फोकस करती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करना एंड कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैक वगैरह सेटअप करना, और फिर कंपनी अपनी कैपेसिटी को छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड करके क्लाइंट को लीज कर सकती है। क्लाइंट्स को भी कोलोकेशन मॉडल से बहुत फायदा है। उन्हें इंफ्रा पे इतना हैवी केपेक्स नहीं करना पड़ता है, वो अपने नीड के हिसाब से कैपेसिटी स्केल अप या स्केल डाउन कर पाते हैं। और डेटा सेंटर कंपनीज इंश्योर करती हैं कि सिक्योरिटी, लेटेंसी, इंफ्रा एकदम टॉप नॉच हो। अनंत राज अभी यही बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहा है। अनंत राज एक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी अराउंड 19,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे है। इनका 2100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है और 425 करोड़ रुपीस का पैट है। हाल ही में कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि अगले 4 साल में कंपनी की 40% रेवेन्यू डेटा सेंटर से आएगी। यानी कि कंपनी अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर रही है। वो रियल एस्टेट से एक डेटा सेंटर कंपनी में कन्वर्ट होने के डायरेक्शन में बढ़ चुकी है। इनिशियली कंपनी कोलोकेशन सर्विसेज दे रही थी, पर अब वो फुल स्टैक ऑपरेटर ही बन चुकी है। वो खुद क्लाउड सर्विसेज भी ऑफर करने लगी है, यानी कि अब वो Amazon के कंपटीशन में आ गई है। Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेयर्स को एक और रियल एस्टेट कंपनी टक्कर देना चाहती है, हीरानंदानी ग्रुप की योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर। नवी मुंबई में एशिया का लार्जेस्ट टियर 4 डेटा सेंटर योट्टा ग्रुप ने ही बिल्ड किया है। बट बिना एक्सपीरियंस के डेटा सेंटर के टेक्निकल एस्पेक्ट में एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कंपनीज इसमें पार्टनरशिप्स का रूट भी ले रही है। जैसे अनंत राज ने एक फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी ऑरेंज के साथ पार्टनर किया है। तो बेसिकली कोई सीधा लैंड खरीद के लैंड बेच रहा है, कोई उस पर थोड़ा इंफ्रा बना के बेच रहा है, एंड कोई मैनेज आईटी सर्विसेज प्लस लैंड एज अ सर्विस दे रहा है। पर आखिर रियल एस्टेट प्लेयर्स को इस सेक्टर में क्या फायदा दिख रहा है, और क्या रियल एस्टेट कंपनीज वाकई यहां कोई मोट क्रिएट करके लॉन्ग टर्म वैल्यू बना सकती हैं? समझते हैं। देखो, रियल एस्टेट कंपनीज पेशेंटली सालों तक लैंड खरीद के रखती है और उस पे तब तक एक्ट नहीं करती है जब तक उनको सबसे बेस्ट यूज केस और अपॉर्चुनिटी ना मिले। अब डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लैंड बैंकिंग के कारण बहुत रियल एस्टेट कंपनीज को फायदा हुआ है। लोढ़ा ग्रुप को तो पिछले 3-4 साल में ही 5 to 6x का अप्रिसिएशन मिल गया है। माइंडस्पेस रीट्स को भी सिमिलर वे में काफ़ी बेनिफिट मिला है। बट बात सिर्फ प्रॉफिट्स की नहीं है। सही लैंड पार्सल होने से रियल एस्टेट प्लेयर्स का इस मार्केट में मोट क्रिएट हो रहा है, और कोई प्लेयर अगर आज मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो उसे बहुत हाई रेट्स पे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। इससे वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। माइंडस्पेस रीट ने अपने कॉन कॉल में इसे क्लियरली एक्सप्लेन किया है। What has also happened in a market like Airoli, Mumbai is today because of the data center boom happening, land prices have shot up from 4 to 5 years back, which was maybe 6 crores an acre. But today people are quoting 35 crores to 40 crores an acre. So nobody can buy land at 40 crores an acre and build an office park as such and then still compete with us on rentals. So we have advantages across. मुंबई डेटा सेंटर बिजनेस के लिए एक क्रूशियल हब बन रहा है और बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज के पास वहाँ क्रूशियल लैंड बैंक्स है, और लैंड एंड शेल कॉस्ट डेटा सेंटर्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट भी होते हैं। अराउंड 15 to 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ डेटा सेंटर यही लैंड एंड शेल कॉस्ट होता है। तो इससे रियल एस्टेट कंपनीज को एक एज मिल रहा है। बट एग्जैक्टली इस बिजनेस में कितना फायदा है? इज इट इवन वर्थ द हैसल?
स्पेशली अगर इसको कमर्शियल ऑफिस एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बिजनेस से कंपेयर करें। हमने इस पे बहुत रिसर्च किया एंड फाइनली हमें एवेंडस का एक रिपोर्ट मिला जिससे क्लैरिटी आई। एवेंडस के रिपोर्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रिटेल एसेट क्लासेस 18 to 22% तक के रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, बट डेटा सेंटर इंडस्ट्री इससे थोड़ा हायर यानी 22 से 28% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। प्लस डेटा सेंटर बिजनेस में रिकरिंग कैश फ्लो आता रहता है, तो शायद इससे रियल एस्टेट कंपनीज जो कि इनहेरेंटली एक साइक्लिकल सेगमेंट है, अपने कैश फ्लो पोजीशंस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज दूसरे स्ट्रैटेजीज से भी अपने एन्युटी या रिकरिंग इनकम को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोढ़ा ग्रुप, लोढ़ास 2031 तक 1500 करोड़ रुपीस का रेंटल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना चाहते हैं और इसमें डेटा सेंटर के अलावा रेंटल स्ट्रीम्स भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल एस्टेट कंपनीज क्यों इस सेगमेंट के पीछे जाना चाह रही है। बट लाइक ऑल बिजनेसेस, डेटा सेंटर के बिजनेस में भी सिर्फ ग्रोथ नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज नंबर 1, न्यू एंट्रेंट्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। अगर रियल एस्टेट प्लेयर्स के पास लैंड बैंक्स है तो L&T जैसे प्लेयर्स के पास सालों का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC का एक्सपीरियंस है। अंबानी, अदानी जैसे डीप पॉकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जहां मैक्सिमम रियल एस्टेट प्लेयर्स डेटा सेंटर बिजनेस को ध्यान से अप्रोच कर रहे हैं, वहीं बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स इसमें अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। लास्ट 12 ईयर्स में इंडिया में जितने भी डेटा सेंटर्स बिल्ड हुए उसमें से 50% डेटा सेंटर्स L&T ने बिल्ड किया है और अब कंपनी खुद के डेटा सेंटर्स प्लान कर रही है। 3600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ L&T इंडिया में 3 नए डेटा सेंटर्स लाने का सोच रही है। 2027 तक वो अपनी कैपेसिटी 32 मेगावाट से बढ़ा के 150 मेगावाट करना चाह रही है। कंपनी ने E2E नेटवर्क में 21% स्टेक भी खरीदा है। E2E एनवीडिया के GPUs प्रोक्योर करेगा और L&T डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। इससे कंपनी AI डेटा सेंटर इंफ्रा पे फोकस कर पाएगी। L&T का ऐसे भी टेक बिजनेस तो है ही, तो IT सर्विसेज क्रैक करने में भी उसे बहुत ज्यादा हर्डल शायद ना आए। वहीं अगर हम अंबानी और अदानी के विजन की बात करें तो वो L&T से भी ग्रैंड है। वो मेगावाट नहीं, सीधा गीगावाट में बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में सेटअप कर रही है। ये 3 गीगावाट की फैसिलिटी होगी, मेगावाट नहीं, गीगावाट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अभी इंडिया की टोटल कैपेसिटी अराउंड 1 गीगावाट की है और इसमें अराउंड 20 to 30 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी कि अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस। और तो और रिलायंस जामनगर को एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बनाना चाहता है, तो अनइंटरप्टेड पावर एक्सेस भी उनके पास अवेलेबल होगा। कुछ सोर्सेज के हिसाब से अदानी भी बड़े स्केल में डेटा सेंटर बिजनेस में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। वो भी 1-1 गीगावाट के 2 डेटा सेंटर्स प्लान कर रहा है। अब जहां इतने बड़े स्केल में प्लानिंग चल रही है, वहां रियल एस्टेट प्लेयर्स के छोटे छोटे डेटा सेंटर्स का रिलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है। इन द लॉन्ग रन शायद डेटा सेंटर बिजनेस भी कमोडिटाइज हो जाएगा। एंड दैट्स नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। रियल एस्टेट प्लेयर्स के पास जो डेटा सेंटर फ्रेंडली लैंड पार्सल्स है वो भी जल्द ही एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और ऐसा होना चालू भी हो गया है। माइंडस्पेस रीट के CEO रमेश नायर ने सितंबर 2024 के कॉन कॉल में कहा कि डेटा सेंटर्स डेफिनेटली द कंट्री एंड नवी मुंबई इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ बूम। द सैड पार्ट इज वी हैव रन आउट ऑफ लैंड फॉर फ्यूचर डेटा सेंटर डेवलपमेंट। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रियल एस्टेट प्लेयर रैंडमली सेक्टर में एंट्री ले सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के कंपैरिजन में डेटा सेंटर में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट नीडेड है। हीरानंदानी ग्रुप के CMD निरंजन हीरानंदानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के कंपैरिजन में डेटा सेंटर्स में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नीडेड है। तो आपका इन्वेस्टमेंट इज 40 टाइम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेंटर एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। तो इसलिए हर एक को ये लाइन में नहीं जा सकते। सो रियल एस्टेट कंपनीज के पास जो अभी एडवांटेज है वो शायद लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना करे। उनके छोटे डेटा सेंटर्स शायद उनके प्रॉफिट पूल को थोड़ा बेटर जरूर कर दें और उनके रेवेन्यू को भी शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज कर दें, बट स्केल विल स्टिल बी अ क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे रियल एस्टेट कंपनीज डेटा सेंटर बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। उनके लैंड बैंक्स के लिए डेटा सेंटर्स एक हाई यील्डिंग यूज केस है। अभी मार्केट में अनफुलफिल्ड डिमांड है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। बट इंडिया के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के मार्केट में एंट्री लेने से चीज़ें बदल सकती हैं। रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए तो डेटा सेंटर बिजनेस अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट डेटा सेंटर बिजनेस में रियल एस्टेट प्लेयर्स का रोल उतना सिग्निफिकेंट होगा या नहीं, कहना मुश्किल है।
ये स्पेस कैसे इवॉल्व होगा नहीं होगा, कौन इवेंचुअली डोमिनेट करेगा, ये ट्रैक करने में आगे 2 to 3 इयर्स बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ग्लोबल कंपनीज को टक्कर दे पाएँ, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन होगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।